Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, गोलमुरी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 और सेम 2 जीई के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, चोल साम्राज्य। यह टॉपिक सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, सेमेस्टर 2 जीई जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी सिलेबस में है। तो आज हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट आदि राजवंश के बारे में चर्चा किया था। आज हमारा टॉपिक है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य सुदूर दक्षिण में 9वीं से 12वीं शताब्दी तक के काल चोल वंश का था। उस समय चोल वंश का वर्चस्व था। इन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि नौसैनिक क्रियाकलापों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया और पहली बार समुद्र पार क्षेत्रों में भारतीय सत्ता का भी विस्तार किया। इन्होंने एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली का भी विकास किया। चोल साम्राज्य की एक सर्वप्रमुख विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्त शासन। ग्रामीण स्वायत्त शासन सर्वप्रथम हमें चोल साम्राज्य में ही देखने को मिलता है। चोल शासकों ने कला और साहित्य के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। इन्हीं कारण से चोल काल को दक्षिण भारत के इतिहास में एक सृजनशील युग के रूप में देखा जा सकता है। चोल वंश के संबंध में हमें ऐतिहासिक साक्ष्य अशोक के अभिलेखों और बौद्ध रचना महावंश से प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि चोल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और कैसे कैसे एक के बाद एक शासकों ने चोल साम्राज्य पर शासन किया। चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। संगम युग साहित्य से तत्कालीन चोल शासक करिकाल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। करिकाल ने उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया था। करिकाल के बाद लगभग 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहासकार अंधकारपूर्ण रहा है। फिर करीब 850 ईस्वी में पल्लवों के अवशेषों पर चोल सत्ता का पुनः उत्थान हुआ। इसलिए हम पुनः उत्थान चोल शक्ति का पुनः उत्थान राजा विजयालय ने 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में किया। इसलिए हम विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक या वास्तविक संस्थापक भी मान सकते हैं। आरंभ में चोल पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उरेयूर के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया था। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी उपाधि धारण की थी। तो हमने पढ़ा कि विजयालय का शासनकाल 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 875 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और उसने 875 से 907 ईस्वी तक शासन किया। उसने पल्लव नरेश
अपराजित को पांड नरेश वर्गुन के खिलाफ संघर्ष में सैनिक सहायता दी थी, जिसके बल पर इस संघर्ष में अपराजित विजयी हुआ। पर कालांतर में आदित्य प्रथम ने अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर अपराजित को एक युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया। पल्लवों के अतिरिक्त आदित्य प्रथम ने पांडवों एवं कलिंग देश के गंगों को भी पराजित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। आदित्य प्रथम के पश्चात फिर परांतक प्रथम राज सिंहासन पर बैठता है, जिसकी शासन अवधि है 907 ईस्वी से लेकर 935 ईस्वी तक। उसने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण कर पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। इसी हार का बदला लेने के लिए पांड्य नरेश ने श्रीलंका के शासक से सैनिक सहायता प्राप्त कर परांतक के खिलाफ युद्ध किया। परांतक प्रथम ने राज सिंह की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और मदुरा कोंड की उपाधि धारण की। कालांतर में उसे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। राष्ट्रकूटों की इस विजय से चोल साम्राज्य को गहरा आघात लगा। उसके बाद लगभग 3 दशक तक चोल साम्राज्य राजनीतिक दुर्बलता एवं अस्थिरता अव्यवस्था का शिकार बना रहा। परांतक प्रथम के बाद गुंडरादित्य, जिसका शासनकाल था 953 ईस्वी से लेकर 965 ईस्वी तक, परांतक द्वितीय 956 ईस्वी से 973 ईस्वी तक एवं उत्तम चोल वंश के शासक हुए। इसमें परांतक द्वितीय सर्वाधिक योग्य शासक था, परंतु इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए हम आगे परांतक द्वितीय के विषय में ही चर्चा करेंगे। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता था। उसकी शासन अवधि थी 956 ईस्वी से 973 ईस्वी तक। उसके बाद राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। इसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था तथा राजा राज की उपाधि को धारण किया। राजा राज ने अपने शासन के 9वें वर्ष में सामरिक अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम इसने चोल विरोधी गठबंधन में शामिल पांड्य, चेर एवं श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया। इस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के लिए उसने सर्वप्रथम चेर नरेश भास्कर बर्मन को पराजित किया। चेरों के बाद राजा राज के पांड्य शासक अमरभुजंग को राजा राज ने पराजित किया तथा राजधानी मदुरा को अपने कब्जे में कर लिया था। पांड्य नरेश पर अधिकार के बाद राजा राज प्रथम ने
श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट किया और अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा। इस विजय के बाद राजा राज प्रथम ने जगन्नाथ का विरुद्ध धारण किया था। इस विजय के बाद राजा राज ने पश्चिमी गंगों के भी कुछ प्रदेशों को जीता तथा तुंगभद्रा नदी के किनारे सत्याश्रय नामक राजा को दक्षिणी किनारे से आगे बढ़ने नहीं दिया। अपने शासन के अंतिम दिनों में राजा राज प्रथम ने मालदीव को भी अपने अधिकार में कर लिया। राजा राज प्रथम शैव मतावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था। उसने शिव पाद शेखर की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त उसने रवि कुल माणिक्य, चोल मार्तंड, जय गोंड आदि अनेक उपाधियां धारण की थी। उसने द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। राजा राज प्रथम ने अपने शासन के दौरान अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की। उसने शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग बर्मन को चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी, साथ ही इसके निर्माण में आर्थिक सहायता भी प्रदान की। राजा राज ने अपने धर्म सहिष्णु होने का परिचय राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण करवाकर किया। वह सभी धर्मों का आदर करता था। उसने पूर्वी चालुक्य नरेश विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। उसके पश्चात संभवतः यह चोल राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उसके पश्चात राजेंद्र प्रथम शासक बना, जिसकी शासन अवधि है 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक। राजेंद्र अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। इसकी उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी हमें कंडाई अभिलेखों से मिलती है। अपने विजय अभियान के प्रारंभ में इसने पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों एवं केरलों को पराजित किया। इसके बाद सिंहल राज्य के विरुद्ध अभियान में उसने वहां के शासक महेंद्र पंचम को भी परास्त कर संपूर्ण सिंहल राज्य में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। सिहली नरेश महेंद्र पंचम को चोल राज्य में बंदी के रूप में रखा गया। यहीं पर करीब 1029 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। सिंहल विजय के पश्चात राजेंद्र चोल ने उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए एक विशाल हाथियों की सेना का इस्तेमाल किया। राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों का महत्वपूर्ण कार्य था उसकी सेनाओं का गंगा नदी पार कर कलिंग एवं बंगाल तक पहुंच जाना। कलिंग में चोल सेनाओं ने पूर्वी शासक मधु कामानव को पराजित किया। पूर्वी भारत में राजेंद्र ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया। संभवतः इस अभियान का नेतृत्व विक्रम चोल के द्वारा किया गया। गंगा घाटी अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा इस विजय की स्मृति में गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया। सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी उसने निर्माण किया था।
राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र शासक विजयोतुंग बर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा एवं मलाया प्रायद्वीप पर भी अधिकार किया। उसने गंगैकोंड चोल, वीर राजेंद्र आदि उपाधियों को धारण किया। उसके बाद राजाधिराज प्रथम का शासनकाल प्रारंभ होता है, जिसकी शासन अवधि है 1044 से 1052 ईस्वी तक। उसका सर्वप्रथम संघर्ष कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों से होता है। उसने सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में अपना अभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि को धारण किया और राजधानी कल्याणी की विजय स्मृति के रूप में वहां से एक द्वारपालक की मूर्ति को लाकर तंजौर नगर के दारासुरम नामक स्थान पर स्थापित करवाया। कालांतर में 1050 ईस्वी में सोमेश्वर ने चोल सेनाओं को अपने प्रदेश के बाहर खदेड़ दिया। साथ ही वेंगी शासक राजा राम को अपने अधीन कर लिया। उसके पश्चात राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ होता है 1052 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक। इस समय भी चोल चालुक्य संघर्ष जारी रहता है। राजेंद्र द्वितीय ने कुंडल संगमम में चालुक्य सेना को पराजित किया। उसने अपनी लड़की मधुरांतिका का विवाह चालुक्य नरेश राजेंद्र के साथ किया। इसके पश्चात वीर राजेंद्र का शासनकाल प्रारंभ होता है, जो 1064 ईस्वी से लेकर 1070 ईस्वी तक उसकी शासन अवधि रहती है। 1060 ईस्वी में उसने अपने परंपरागत शत्रु पश्चिमी चालुक्यों को कुंडल संगमम के मैदान में पराजित कर वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई और एक अन्य अभियान में उसने कामपिल्य नगर को भी जीत लिया तथा एक और विजय स्तंभ स्थापित किया। उसके बाद अधिराजेंद्र का शासनकाल जो 1070 ईस्वी में है, वह सिंहासन पर बैठता है। उसका शासन काल प्रारंभ होता है, पर कुछ ही महीने के पश्चात वह शासन पर राजगद्दी पर बैठता है, पर कुछ ही महीनों के पश्चात राज्य में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। कुछ ही महीनों के बाद क्रुद्ध भीड़ ने अधिराजेंद्र की हत्या कर देता है। मतलब अधिराजेंद्र कुछ ही महीनों राजगद्दी पर बैठता है। आक्रोशित भीड़ के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी मृत्यु के साथ ही विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश समाप्त हो जाता है। इस अशांतिमय स्थिति, इस विषम परिस्थिति, अराजकता के माहौल का फायदा उठाकर राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। उसके बाद चोल चालुक्य वंशीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि चोल राजवंश कैसे प्रारंभ हुआ और उसके बाद कैसे उसके बाद की घटनाएं घटी। फिर कुलोतुंग प्रथम चोल चालुक्य वंशीय राज सिंहासन पर बैठता है और उसके बाद विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय, कुछ राजा राज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय इत्यादि शासन करते हैं और 1279 ईस्वी में 1279 ईस्वी में पांड्य शासकों द्वारा इस राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। कुलोतुंग पूर्वी चालुक्य वंश के शासकों की हत्या कर इस राज्य पर पांड्यों का शासनकाल प्रारंभ होता है। इस तरह चोल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
चोलकालीन प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आदि के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।